हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल लोही, रीवा, मध्य प्रदेश से आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के विज्ञान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसमें अध्याय 6 ऊतक। इसका पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके अंतर्गत भाग 2 और ये भाग 2 है जंतु ऊतक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं का फैलना अथवा सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ से आती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक इन्हें पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को भी सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए भी पहुंचाता है। रक्त तथा पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। उनके कार्यों के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक इत्यादि। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी ऊतक का प्रकार है। यदि हम जंतु ऊतकों के प्रकार के बारे में देखें तो जंतु ऊतक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू यानी एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिकी ऊतक। आइए इन सभी ऊतकों के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। यदि हम इनका वर्गीकरण देखें तो जो जंतु ऊतक होता है मुख्य रूप से 4 भागों में बटा होता है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। जो उपकला ऊतक होता है वह भी 4 भागों में बटा हुआ होता है, यानी 4 प्रकार का होता है। शल्की उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल ऊतक, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, घनाकार एपिथेलियम ऊतक और रोमक यानी कि पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक। इसी प्रकार जो संयोजी ऊतक होता है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा है कंकाली ऊतक और तीसरा होता है तरल ऊतक। जो वास्तविक ऊतक होता है वह भी कई प्रकार से होता है, जैसे एरियोलर तथा वशीय ऊतक। जो कंकाली ऊतक होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, अस्थि ऊतक और उपास्थि ऊतक। अस्थि ऊतकों में हड्डियां होती हैं, उपास्थि ऊतकों के अंदर टेंडन और लिगामेंट आते हैं। जो तरल ऊतक होते हैं, तरल संयोजी ऊतक मुख्य रूप से रक्त होता है जिसके अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इसी प्रकार जो तीसरे प्रकार का जंतु ऊतक होता है वह पेशी ऊतक होता है। यह पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। ये पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, अरेखित पेशी, रेखित पेशी और हृदयक पेशी। और जो चौथे प्रकार का ऊतक होता है वह तंत्रिका ऊतक होता है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। आइए इन पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करें। जो पहला प्रकार होता है वह कहलाता है एपिथेलियमी ऊतक। क्या होता है ये? जंतु के शरीर को ढकने अथवा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक कहलाते हैं। एपिथेलियल शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों तथा गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्क नली इत्यादि सभी एपिथेलियमी ऊतकों से बने हुए होते हैं। एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं।
इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता होगा। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियमी ऊतकों को बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। जो पहले प्रकार का एपिथेलियम होता है वह शल्की एपिथेलियम कहलाता है, जिसमें हम एक परत के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर बीच में केंद्रक और एक एपिथेलियली टिश्यू यानी ऊतकों की एक परत हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका का स्तर या कूपिका, जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं। इन्हें सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं, जैसे ये वाले चित्र में हमने समझा। जो दूसरे प्रकार का है उसमें क्या है कि ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल स्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली, मुख का स्तर शल्की एपिथेलियम से ढके हुए होते हैं। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं शल्की एपिथेलियल से बनी हुई होती है। त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको फटने तथा कटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इस एपिथेलियम को स्तरित शल्की एपिथेलियम भी कहते हैं। यानी जब शल्की एपिथेलियम कई परतों की बनी हुई होती है तब इसे स्तरित शल्की एपिथेलियम कहते हैं। जहां अवशोषण तथा स्राव होता है, जैसे आंत की भीतरी स्तर में, वहां लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में सीलिया पाए जाते हैं, यानी पक्षमार्ग पाए जाते हैं, जो कि एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। सीलिया, जिसे हम पैरामीशियम में भी देख सकते हैं कि कैसे उसके पूरे शरीर में छोटे छोटे रोम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये पक्षमा भी गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार की एपिथेलियम को पक्षमा भी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। यह कुछ इस प्रकार की संरचना के रूप में होता है। यहाँ पर स्तंभाकार एपिथेलियम होती हैं और यहाँ पर ऊपर छोटी छोटी रचना के रूप में हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि पक्षमा भी यानी कि सीलियरी एपिथेलियल ऊतक का निर्माण करती हैं। घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि को नली के स्तर का निर्माण करता है, जहां उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथेलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव करती है। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का अंदर का भाग मुड़ा हुआ होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। इस समय इसे ग्रंथिल एपिथेलियम भी कहते हैं। तो घनाकार एपिथेलियम कोशिकाएं कुछ इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे घनाकार कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती हैं, जिन्हें घनाकार एपिथेलियम कहते हैं। यदि हम चारों प्रकार के एपिथेलियम टिश्यू को एक साथ देखें तो सबसे पहले ये शल्की एपिथेलियल है, ये स्तरित उपकला ऊतक है, ये क्यूबॉइड यानी कि घनाकार कोशिकाएं हैं और ये सिंपल कॉलम वाली स्तंभाकार कोशिकाएं यानी ऊतक होती हैं। अब जो दूसरे प्रकार का ऊतक होता है वह है संयोजी ऊतक। यह संयोजी ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। वास्तविक संयोजी ऊतक, जिसे वसामय ऊतक या एरियोलर ऊतक भी कहते हैं। दूसरा है कंकाली ऊतक, जिसके अंतर्गत हम अस्थि एवं उपास्थियों को पढ़ते हैं। और तीसरा होता है तरल संयोजी ऊतक, जिसके अंतर्गत हम रक्त की स्टडी करते हैं।
तो आइए थोड़ा विस्तार से पढ़ें इन्हें भी। पहले प्रकार का जो ऊतक है संयोजी ऊतक का, पहले ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इस अध्याय में की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं और अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स में धसी हुई होती हैं। यह अधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के अनुसार बदलती रहती है। यदि हम रक्त की एक बूंद स्लाइड पर रखें और उसके अंदर मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन करें तो हमें कुछ इस प्रकार की रचना दिखाई देती है। तो रक्त की जो एक बूंद है उसमें बहुत सारी रक्त कणिकाएं होती हैं और वे सभी रक्त कणिकाएं जिस माध्यम में फैली हुई होती हैं वह माध्यम होता है प्लाज्मा, जिसे चित्र में हल्के पीले रंग से दिखाया गया है। यह इसके प्लाज्मा वह माध्यम होता है जिसके अंतर्गत ये सभी रक्त कणिकाएं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी होती हैं डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरी होती हैं प्लाज्मा। तो ये सभी रक्त कणिकाएं जिस माध्यम में फैली हुई होती हैं रक्त के, वह कहलाता है प्लाज्मा। यानी हम कह सकते हैं कि रक्त दो भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर में पचे हुए भोजन, हार्मोन तथा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन का कार्य करता है। दूसरे प्रकार का जो संयोजी ऊतक होता है वह अस्थि होता है, यानी हड्डियां। अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर यानी कि कंकाल का निर्माण करता है और शरीर को एक आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों को सहारा देती हैं और शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा देती हैं। यह ऊतक मजबूत तथा कठोर होते हैं। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों का क्या उपयोग है? अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी हुई होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी हुई होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु कहते हैं के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। यह ऊतक बहुत ही लचीला तथा मजबूत होता है। स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है तथा अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती हैं। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक जिसे कंडरा या टेंडन कहते हैं वह भी अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन तथा रेशेदार ऊतक होते हैं। यह भी संयोजी ऊतक में आते हैं। उपास्थि या कार्टिलेज यह भी एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिनमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इनकी ठोस अधात्री प्रोटीन तथा शर्करा की बनी हुई होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ, श्वास नली इत्यादि में उपस्थित होती है। यानी यह अस्थियों की तरह यानी हड्डियों की तरह यह कठोर नहीं होती, लेकिन शरीर को यह एक आधार प्रदान करती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थियों को नहीं। सोचिए ये दोनों ऊतक किस प्रकार से भिन्न हैं। अगला जो संयोजी ऊतक है वह एरियोलर संयोजी ऊतक कहलाता है। यह एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों में अस्थिमज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है तथा आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता प्रदान करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होती है? वसा का संग्रह करने वाले वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाए जाते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी हुई होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण ऊष्मीय कुचालक के रूप में भी कार्य करता है।
अगले प्रकार का जो ऊतक है वह कहलाता है पेशीय ऊतक, जो कि पेशियों में पाया जाता है। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जिन्हें मसल फाइबर या पेशीय रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण ही हमारे शरीर में गति होती है। कुछ पेशियों को हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार, आवश्यकतानुसार पड़ने पर इन्हें गति करा सकते हैं और उनकी गति को रोक भी कर सकते हैं। तो इस तरह की पेशियों को हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, जबकि कुछ अन्य पेशियां होती हैं जिसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। इन पेशियों को हम कंकाली पेशी भी कहते हैं, क्योंकि यह अधिकतर अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायता प्रदान करती हैं। दूसरे प्रकार की जो पेशी होती हैं ये जो पेशी ऊतक होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: रेखित पेशी, अरेखित पेशी तथा कार्डियक यानी कि हृदयक पेशी। आइए समझते हैं। सबसे पहली आती है रेखित पेशी। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों की एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इस कारण इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित तथा बहुनाभीय होती हैं। कुछ इस तरह हम चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बहुत सारी रेखाओं के रूप में ये दिखाई देती हैं, जिसके कारण इन्हें रेखित पेशियां कहते हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह तथा रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं होती हैं। इन गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम इन गतियों को इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों में पाई जाने वाली जो पेशियां हैं वह अनैच्छिक पेशियां भी कहलाती हैं। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आंख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वसनी में भी पाई जाती हैं। यह कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला या तर्क रूपी स्पिंडल शेप का होता है। ये एक केंद्र की होती हैं तथा इनको अरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम अरेखित क्यों हुआ? क्योंकि इनके बीच में कोई रेखाएं नहीं पाई जाती जैसे कि रेखित पेशियों में पाई जाती हैं। तो ये चिकनी पेशी या अरेखित पेशी कहलाती हैं। ये कुछ इस प्रकार की संरचना के रूप में पाई जाती हैं। बीच में केंद्रक है। केंद्रक के चारों तरफ का जो द्रव है वह, केंद्रक के बाहर का जो स्थित द्रव है वह सार्कोप्लाज्म कहलाता है, और जो बाहर की जो इनकी भित्ति है वह सार्कोलेमा कहलाती है। साथ में बीच में इनमें तंतु जैसी रचना जो फाइबर पाए जाते हैं उन्हें पेशीय तंतु कहते हैं, और साथ में इनका जो अंतिम सिरा होता है वह नुकीला होता है। यह चिकनी या अरेखित पेशियों की पहचान भी होती है। अब जो तीसरे प्रकार की पेशी होती है जो कि हृदय में पाई जाती है, तो हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डियक या हृदयक पेशी भी कहा जाता है। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं। हृदय में पाए जाने के कारण इन्हें हृदयक पेशी भी कहा जाता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर बीच बीच में एक केंद्रक दिखाई दे रहा है, और इस तरह जो फाइबर रेशे युक्त रचना के रूप में हृदयक पेशियां पाई जाती हैं। यदि हम तीनों प्रकार की पेशियों को एक साथ चित्र के रूप में समझें तो यह है पेशी ऊतक यानी रेखित पेशियां हैं, यह हृदयक पेशियां हैं, और ये कुछ चिकनी या अरेखित पेशियां हैं। तो तीनों प्रकार की पेशियों को एक सामान्य रूप से हम चित्र के रूप में समझ सकते हैं। अब इन पेशियों में कुछ अंतर भी होते हैं, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। तो रेखित, अरेखित यानी रेखित, चिकनी और हृदयक पेशियों में क्या अंतर होता है? रेखित पेशियां प्रायः अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं। चिकनी पेशियां आंख की पलकों, मूत्रवाहिनी तथा फेफड़ों की श्वास नली में पाई जाती है। हृदयक पेशी हृदय में पाई जाती है। यदि हम ऐच्छिक पेशी की बात करें तो इनमें जो गतियां होती हैं वो ऐच्छिक होती हैं, यानी हमारी इच्छानुसार होती हैं।
जबकि चिकनी पेशियां अनैच्छिक होती हैं और हृदय की पेशियां भी, इसमें भी गति अनैच्छिक ही होती है। तो ये पेशियां भी अनैच्छिक प्रवृत्ति की होती हैं। यदि हम रेखित पेशी की चित्र की बात करें तो इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। इनमें जबकि चिकनी पेशियों में हल्के तथा गहरे रंग की पट्टियां नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी कहते हैं। और हृदयक पेशी में भी ये पट्टियां हल्के एवं गहरे रंग वाली नहीं पाई जाती। रेखित पेशियां लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित तथा बहुनाभिकीय होती है, जबकि चिकनी पेशियां एक लंबी, एक केंद्र की तथा एक सिरे से नुकीली होती हैं और स्पिंडल शेप की होती हैं, जबकि हृदयक पेशियां बेलनाकार, शाखाओं वाली तथा एक केंद्र की होती हैं। तो कुछ इस प्रकार हम चित्र में भी देख सकते हैं। ये है रेखित पेशी, बीच बीच में हमको पट्टियां इसमें दिखाई दे रही हैं। ये है चिकनी पेशियां यानी अरेखित पेशी भी हम इन्हें कहते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से होती हैं हृदयक पेशियां, जो कि हृदय में पाई जाती हैं। अब अगले प्रकार का यानी जो चौथे प्रकार का ऊतक होता है, यह तंत्रिका ऊतक होता है। सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत ही शीघ्र उत्तेजित होती हैं तथा इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्रता से यह पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी हुई होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन की कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म इसमें पाए जाते हैं। इससे लंबे पतले शाखाएं, बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं, तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं जिनको डेंड्रॉइड कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिल करके एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। यह न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की यानी तंत्रिका ऊतक कोशिका की इकाई भी तंत्रिका कोशिका की इकाई भी कहा जाता है। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता प्रदान करता है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन प्रायः सभी जीवों में मौलिक होता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं में गति भी प्रदान करता है। यदि हम चित्र के रूप में समझें, इसका जो ये वाला भाग होता है ये कहलाता है सेल बॉडी या कोशिका काय। इतना भाग, इसमें बहुत सारे ये जो उंगली जैसे प्रवर्ध दिख रहे हैं पतले पतले से, ये कहलाते हैं डेंड्रॉइड। इनमें से कोई एक डेंड्रॉइड आकार में लंबा हो करके और यही एक्सॉन बनाता है। ठीक है, इस एक्सॉन के ऊपर चारों तरफ प्रोटीन का एक आवरण पाया जाता है, जिससे जगह जगह पर ये बीच में छूटी हुई भी रहती हैं। तो ये जो आवरण होता है ये कहलाता है माइलिन शीथ का, और जहाँ पर ये बीच में छूटी हुई रचना हमें दिख रही है ये कहलाती हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। तो ऊपर का भाग हो गया साइटोन, नीचे का भाग हो गया एक्सॉन। साइटोन वाले भाग में यानी कोशिका काय वाले भाग में बीच में केंद्रक होता है, इसके बाद में साइटोप्लाज्म होता है और छोटे छोटे कण भी इसमें पाए जाते हैं। इस एक्सॉन का अंतिम सिरा वापस से फिर से ये भागों में, कई भागों में डिवाइड हो जाता है, इससे भी डेंड्रॉइड निकले हुए रहते हैं। और ये इसका जो किसी एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है वो अगले न्यूरॉन के साइटोन के डेंड्रॉइड के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और इस प्रकार वह एक सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में स्थानांतरित करते हैं। तो बच्चों, इसका जो चित्र है वह इम्पॉर्टेंट भी है और परीक्षा में पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्रों का अभ्यास भी अवश्य करना है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? जंतु ऊतक के विभिन्न प्रकारों के बारे में। कौन कौन से ऊतक हमने पढ़ा? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिकी ऊतकों के बारे में। अब आइए इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ऊतक किसे कहते हैं?
तो समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनका समूह कहलाता है ऊतक। यह पौधे एवं जंतुओं में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं, यानी दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। पौधों के ऊतक अलग होंगे, जंतुओं के ऊतक अलग होंगे। उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो बच्चों बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल सही, पेशी ऊतक। अगला प्रश्न है, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। तो इसका उत्तर है, हृदय पेशी अनैच्छिक पेशियों से बनती है। इसे कार्डियक या हृदयक पेशी भी कहते हैं। यह बेलनाकार शाखाओं वाली एक केंद्र की होती है तथा यह जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। तो यह हो गया हृदयक पेशियों के लक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करते हैं। ऊतक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थि से जोड़ते हैं। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करते हैं। ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करते हैं। तरल अधात्री सहित संयोजी ऊतक। और अगला है मस्तिष्क में स्थित ऊतक। तो बच्चों इन सभी का उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करिए और देखिए क्या होगा इसका उत्तर। पहले का उत्तर है सरल शल्की एपिथेलियम। दूसरा है कंडरा या टेंडन। तीसरा है फ्लोयम। चौथे का है एडिपोस टिश्यू यानी वसामय ऊतक। पांचवा है रक्त और छठवां है तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊतक के प्रकार को पहचान करें। त्वचा, पौधे का वल्क, अस्थि, वृक्कीय नलिका, अस्तर, संवहन और बंडल। तो त्वचा में कौन सा ऊतक पाया जाएगा? स्तरित शल्की एपिथेलियम। पौधे के कार्क यानी वल्क में कार्क रक्षित ऊतक। अस्थि में संयोजी ऊतक। वृक्कीय नलिका स्तर में घनाकार एपिथेलियम ऊतक। और संवहन बंडलों में जटिल ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोयम। तो बच्चों दोनों वीडियो को मिलाकर के और पौधों के बारे में और जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले सभी ऊतकों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।